जय हिंद दोस्तों। आज है 15 तारीख और आज हम देखे जा रहे हैं 15 तारीख का करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अजीत डोभाल इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग पर्सन इन विच पोजीशन। किस पोजीशन पर अजीत डोभाल जो है सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति हैं? भारत के महाधिवक्ता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षा सलाहकार या फिर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव। तो आपका इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अजीत डोभाल जी जो है वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। ये तीसरी बार एनएसए बन रहे हैं। इससे पहले ये 5 साल मतलब 10 साल लगातार ये एनएसए रह चुके हैं और ये अब अगले 5 साल और जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहेंगे। और ये 5वें नंबर के ही हैं, मतलब इनसे पहले जो है वो 4 लोग और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो बन चुके हैं। और ये जो पद है वो आपका 1998 में जब हमने परमाणु परीक्षण किया था अपना, उसके बाद जो है इस पद को लाया गया था। और इस पद को लाने के बाद जो हमारा एनएसए पहली बार एनएसए बने थे उनका नाम था ब्रिजेश मिश्रा जी। तो पहली बार कौन बना था? पहली बार बने थे आपके ब्रिजेश मिश्रा जी। पहली बार ब्रिजेश मिश्रा जी बने थे। और ये 5वीं बार कौन बना है? 5वें नंबर के हैं आपके अजीत डोभाल जी। अजीत डोभाल जी। और चौथे नंबर के कौन थे? चौथे नंबर पे थे आपके एम के नारायण जी। मतलब अजीत डोभाल से पहले जो थे वो थे एम के नारायण जी। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं आगे इसी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं अजीत डोभाल जी जो है वो तमिलनाडु काडर के आईपीएस ऑफिसर थे। उसके बाद फिर इन्होंने कुछ दिन आईबी में काम किया और उसके बाद फिर इन्होंने RNAW में भी काम किया हुआ है। तो उसके बाद अब ये जो है वो एनएसए है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। और 2014 से इन्होंने ये पद संभाला हुआ है और अभी ये 2029 तक जो है इस पद पर रहेंगे। और अब इनको जो है इस साल जो है 5 साल के लिए कैबिनेट मंत्री का भी जो है वो दर्जा दिया गया है कि कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा इनको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे। एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है? तो एल्बिनिज्म का मतलब होता है रंगहीनता। एल्बिनिज्म का मतलब क्या होता है आपका? रंगहीनता। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपके अंदर मेलेनिन एक पदार्थ होता है, अगर मेलेनिन की कमी है, मेलेनिन जो होता है उसकी कमी अगर आपके अंदर हो जाती है तो आपका शरीर जो है वो वाइट वाइट हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, एकदम सफ़ेद। आपके बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे, आपकी शरीर भी सफ़ेद हो जाएगा। और जब आपका शरीर एकदम सफ़ेद हो जाता है तो कैंसर का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। किसका खतरा बढ़ जाता है? कैंसर का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। ये किसकी वजह से होता है? मेलेनिन की कमी से। तो मेलेनिन जो है अगर आपकी त्वचा में जो है वो कम हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा तो फिर आपका जो है कैंसर के प्रति रोधक क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। और इसकी जागरूकता के लिए जो है आपका एल्बिनिज्म डे मनाया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि ये किस तारीख को मनाया जाता है? आपका 10 जून, 13 जून को मनाया जाता है, 10 मार्च को मनाया जाता है, 17 अप्रैल या फिर 20 मई। तो ये आपका मनाया जाता है 13 जून को। ठीक है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें देख लेते हैं। जो इसकी मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है, इसकी थीम होती है। तो आप एक थीम जरूर देख लिया करिए, कोई भी डे मनाया जाए तो उसकी आप एक बार थीम देख लिया करिए, क्योंकि थीम भी एग्जाम में पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थीम क्या है। तो जैसे कि इस बार की जो थीम थी वो आपकी थी सामूहिक प्रगति का एक दशक। मतलब इसके जो है टोटल 10 साल हो गए। 10 साल का मतलब ये है कि ये 2014 में जो है इसको मनाना स्टार्ट किया गया था। तो मेन 2014 में नहीं, 2015 में स्टार्ट किया गया था। बट 10 साल जो है इसके हो गए हैं। तो इसमें क्या है, सामूहिक प्रगति का एक दशक, तो टोटल 10 साल हो गए। दशक को क्या कहते हैं? 10 साल। और उसके बाद क्या है, जिसमें समरोत्सव प्रगति और कार्रवाई की अवधि को दर्शाया गया है। ठीक है। ये आपका इसका थीम था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है, वेयर इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 12 जून को मनाया जाता है, 13 जून को मनाया जाता है, 14 को मनाया जाता है, 15 को मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 14 तारीख को। तो 14 तारीख को जो है वो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा।
ये आपका मनाया जाता है 14 जून को। ठीक है, चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो इस बार की थीम क्या है? थीम हर बार की इम्पोर्टेंट होती है। तो इस साल जो है ये 20 साल हो गया आपका, है ना, 20 साल हो गया, मतलब ये 2004 से मनाना शुरू किया गया था इसको। ठीक है, तो अभी 20 साल हो गया, मतलब 2024 चल रहा है। और इस बार की थीम क्या है आपकी? थीम क्या है इस बार की? विश्व रक्तदाता दिवस 2024 का विषय है देने का जश्न मनाने के लिए 20 साल रक्तदाताओं को धन्यवाद। ठीक है, इस बार की थीम ये है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य ये होता है कि ब्लड डोनेशन के प्रति जो है लोगों को जागरूक करना, कि उससे जो है आपको कोई हेल्थ का नुकसान नहीं होगा, और आप जो है अगर ब्लड दान देते हैं तो दूसरों की जान बच सकती है। इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना का शुभारंभ किया है? तो निजुत मोइना योजना क्या है और इसको किसने जो है इसकी योजना का प्रारंभ किया है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। आपके ऑप्शंस हैं मणिपुर ने, बी ऑप्शन नागालैंड, सी आपका सिक्किम और डी असम। तो ये असम ने स्टार्ट किया है। और क्यों स्टार्ट किया है? जो छोटे बच्चे हैं, मतलब बच्चियां हैं, उनको जो है उनकी शिक्षा पे बढ़ावा देने के लिए जो है ये योजना स्टार्ट की गई है। और बाल विवाह रोकने के लिए भी इसको जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, बाल विवाह रोकने के लिए और शिक्षा पे ध्यान देने के लिए। तो दो कारण हैं इसके, ये जो मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके बारे में। तो निजुत मोइना योजना के तहत कक्षा 11 और कक्षा 12 के छात्रों को 1000 रुपये मासिक वजीफा मिलेगा, और डिग्री के छात्रों को 1250 रुपये, और स्नातकोत्तर के छात्रों को 2500 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, कक्षा 11-12 वाले को 1000 रुपये मिलेगा, कक्षा 11-12 वाले छात्रों को कितना मिलेगा? 1000 रुपये मिलेगा मासिक। मासिक का मतलब होता है महीना, महीना 1000 रुपये 11-12 वालों को। डिग्री धारकों को 1250 रुपये और स्नातकोत्तर वालों को 2500 रुपये। ये इसलिए लॉन्च किया गया जिससे जो है बाल विवाह पे रोक लग सके। असम में बाल विवाह पे जो है वो रोक लग सके, और जो लड़कियां हैं वो पढ़ाई पे ध्यान दे सकें, तो इसके लिए उन्हें वजीफा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री कौन है असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिश्व शर्मा जी हैं। ठीक है, हेमंता बिश्व शर्मा जी असम के मुख्यमंत्री हैं, और ये साझा करता है अपनी सीमा भूटान के साथ। तो ये तो भूटान जो तो है वो कंट्री हो गया, और किस किस राज्य के साथ करता है? तो राज्य में आपके अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और मेघालय हो गया। तो इनके साथ ये सीमा साझा करता है, इन राज्यों के साथ। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? वो आपकी है दिसपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च मन्यूर काथू मनियर कप्पुम लॉन्च किया है? किस राज्य में मन्यूर काथू मन्यूर कप्पुम योजना लॉन्च की है? तो आपकी मणिपुर ने लॉन्च की है, तमिलनाडु ने लॉन्च की है, सिक्किम ने लॉन्च की है, या फिर असम ने लॉन्च की है? तो जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, ये लॉन्च किया आपकी तमिलनाडु ने। अच्छा, ये क्यों लॉन्च किया गया है? तो जो सॉइल की गुणवत्ता है उसको बरकरार रखने के लिए, उस पर फोकस करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जो है ये योजना जो है वो लॉन्च की गई है। अच्छा, तमिलनाडु के जो है वो मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री आपके तमिलनाडु के हैं M.K. स्टालिन। क्या नाम है उनका? M.K. स्टालिन नाम है। ठीक है, M.K. स्टालिन जो है वो मुख्यमंत्री हैं आपके तमिलनाडु के। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये आपका मैप है, मैप में आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार जूम कर देता हूँ। मैप में आपका जैसे कि आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश के साथ जो किस किस राज्य के साथ सीमा शेयर करता है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश के साथ करता है, कर्नाटक के साथ करता है, केरला के साथ करता है। ये तीन राज्य के साथ जो है ये सीमा अपनी साझा करता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के साथ करता है, कर्नाटक के साथ करता है, और किसके साथ करता है? केरल के साथ करता है। ठीक है, चलिए इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी आपकी तमिलनाडु की है चेन्नई। ठीक है, राजधानी क्या है आपकी? वो चेन्नई है। ये देखिए यहाँ पे है चेन्नई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन हमारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको, ये किसी न किसी एग्जाम में 100% पूछेगा। विच डिफेंस फोर्स इंडक्टेड इंडिजिनस मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम, किस रक्षा बल ने स्वदेशी मानव पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम अब शामिल किया है? भारतीय नौसेना ने शामिल किया है, भारतीय सेना ने किया है, वायुसेना ने किया है, या फिर सीमा सुरक्षा बल ने किया है? तो इंडियन नेवी ने किया है, इंडियन आर्मी ने किया है, या इंडियन एयरफोर्स ने किया है, या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने किया? तो आपको ये किया है भारतीय सेना ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, जैसे कि आपका ड्रोन होता है, ये एक ड्रोन है, और ये ड्रोन क्या करता है, ये सुसाइडल ड्रोन है। सुसाइडल ड्रोन का मतलब क्या होता है, जैसे इसको कोई टारगेट दिया गया, मान लीजिए ये इसका टारगेट है, ठीक है, ये इसका टारगेट है, तो ये इस पे टारगेट पे हमला करेगा, ये वापस नहीं आएगा, मतलब ये सुसाइडल है। सुसाइडल का मतलब ये होता है कि ये जाएगा, यहाँ पे हमला करेगा, इसी में भिड़ के मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, यहीं तक जाएगा। तो ये सुसाइडल ड्रोन है और ये शामिल किया गया है। और इसका जो है काम यही है कि अगर किसी लोकेशन पर हमला करना है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर, तो आप इसको लॉन्च कर सकते हैं, और इसको एक आदमी भी लॉन्च कर सकता है। तो इसलिए ये इंडिजिनियस जो है इसको बोला जाता है, ठीक है, मैन पोर्टेबल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये आत्मघाती ड्रोन है। आत्मघाती का मतलब मैंने आपको बताया भी क्या होता है इसमें। सुसाइड के आने से अपनी जवान अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी खतरे में डाले बिना जो है दुश्मनों को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ड्रोन का क्या है, जैसे कोई आतंकवादी मान लीजिए छुपा हुआ है, तो आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए तो डायरेक्ट जाके वहीं पड़ जाएगा, ये वो भी मर जाएगा और ये ड्रोन तो ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसका नाम क्या है, तो नाम याद कर लीजिए आप, नागास्त्र 1। इसका नाम क्या रखा गया है, नागास्त्र 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसकी आपकी फ़ोटो भी दिखा देता हूँ कैसा है ये। तो ये देखिए, ये है आपका नागास्त्र 1, ठीक है, नागास्त्र 1 है, ठीक है, ये जो है अभी शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हुज ऑटोबायोग्राफी इज आई हैव स्टेट अ क्यूटी क्रिकेट स्टोरी, अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ठीक है। तो ये किसकी आत्मकथा है, आई हैव द स्टेट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी? विराट कोहली की है, रोहित शर्मा की है, सचिन तेंदुलकर की है, या फिर रविचंद्रन अश्विन की है? तो ये आपकी हो जाएगी, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन। ये इनकी आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी, मतलब ये खुद से लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो सचिन तेंदुलकर को क्या कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, ठीक है। अभी रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में मुथैया मुरलीधरन के बाद सबसे ज़्यादा, मुथैया मुरलीधरन के बाद सेकंड नंबर पे 500 विकेट लेने का जो है रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। और रोहित शर्मा ने अभी 600 छक्के मारने का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, T20 में। इन्होंने आयरलैंड के खिलाफ मारा था 600 छक्के, ठीक है। तो आप ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये आपके आर अश्विन है, ठीक है, आप लोग इनको पहचानते होंगे, या राजस्थान रॉयल्स की तरफ से भी खेलते हैं, ठीक है ना। और ये स्पिन कराते हैं, ठीक है, ये स्पिन बॉलर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड? तो नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन सा देश है? आपका इंडिया है, या चीन है, यूएसए है, या फिर बांग्लादेश है? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, NO2, NO2 गैस होती है। NO2 गैस से क्या होता है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है ना। तो इसका जो यूज़ होता है वो फर्टिलाइजर्स में भी किया जाता है ना, केमिकल्स बनाने के लिए किया जाता है, और फैक्ट्रीज में भी किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है नंबर 1 पे कौन है, आपका चीन है, ठीक है ना। इसके उत्सर्जक में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे चीन है, नंबर 2 पे जो है वो भारत है, और नंबर 3 पे कौन सा है, नंबर 3 पे है यूएसए, ठीक है ना। और ये 70% जो उत्सर्जक होता है ये आपका हो रहा है एग्रीकल्चर से ना, एग्रीकल्चर में जो हम लोग खाद डालते हैं ना, उसकी वजह से जो है ये उत्सर्जन हो रहा है। तो ये जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, ये बहुत खतरा इससे पैदा हो रहा है ना, गर्मी भी इसी वजह से जो है बढ़ रही है। मेन जो प्रॉब्लम्स आती हैं मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपकी CO2, ठीक है, नंबर 1 पे सबसे खतरनाक गैस है, ठीक है। उसके बाद आपकी CH4 है, जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं, और NO2, ठीक है ना।
नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये तीनों गैस जो है वो बहुत हार्मफुल मानी जाती है, ठीक है ना, और इनकी वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग जो है ज़्यादा बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा इमिशन तो इसका होता है, फिर उसके बाद इसका, और फिर ये इसका NO2 का, ठीक है ना। तो इसमें जो है भारत जो है दूसरे नंबर पे है और चाइना जो है पहले नंबर पे है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो आज का हमारा सेशन यही ख़त्म होता है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।